हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लोग आज आज रेडी हैं एक नए चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर का नाम है मशीन। सब लोग हैं ना एक्साइटेड पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, चलिए। तो अपना चैप्टर नंबर 3 है सिलेबस का, वो मशीन है, ठीक है ना। देखिए, तो मशीन क्या होता है ये सबको ही पता होगा, सबने एटलीस्ट 3 इडियट्स तो सबने देखा ही है वहां पे, तो इसलिए मशीन का डेफिनेशन सबको पता है कि कोई भी ऐसा चीज जो हमारे वर्क को इजी कर देता है उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। पंखा, फोन, ये जो सीजर्स या फिर आपका प्लायर्स, हैमर्स, ऑल आर मशीन्स, ठीक है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी मशीन होते हैं। तो हम लोग आगे और सीखेंगे कैसे क्या, लेकिन आप बेसिक बातें मशीन के बारे में सबको पता होगा कि ऐसा कोई चीज जो हमारे काम को आसान बनाता है उसको हम लोग मशीन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपके इस क्लास 10 के सिलेबस में दो टाइप का मशीन पढ़ना है। जो पहले टाइप का मशीन है वो आपका होगा लीवर, और सेकेंड टाइप का आपका होगा पुल्ली, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के ही मशीन आपको स्टडी करने हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लीवर, फिर हम लोग आएंगे पुल्ली पे। तो हम लोग उसको सिंपली, उसमें कोई खास बात नहीं है, उसमें कोई तीर नहीं मानना है, बहुत ही आसान है। हम लोग साथ मिलकर एक साथ उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो मशीन में इस चैप्टर में और भी आगे जाने से पहले पहले जरा सा ये कुछ और इस पे बात करते हैं कि मशीन मेरा काम इजी तो करता है, ये सबको पता है कि मशीन क्या करता है, मेरा काम इजी करता है। लेकिन कैसे इजी करता है, किस वे में करता है इजी, तो वो एक बार थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उसी के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, एक बार मैं आपको रीड करता हूँ, आपको समझ में आ भी जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि मशीन कैन बी यूज फॉर ओवरकमिंग अ लार्ज रेसिस्टिव फोर्स। और इसको हम लोग बोलते हैं लोड। इस पूरे चैप्टर में आपको ये लोड हर क्वेश्चन में सुनाई देने वाला है, तो आप ये जान लो लोड क्या होता है। कि ऐसा रेसिस्टिव फोर्स जिसको मेरे को ओवरकम करना है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक 5 kg का एक ईंटा है, ब्रिक्स है, ठीक है ना। और मेरे को उसको लिफ्ट करना है, तो मेरे लिए लोड क्या हो जाएगा, उस ब्रिक्स का, वो जो ईंटा का जो वेट होगा ना, वो हो जाएगा मेरे लिए लोड। क्योंकि मेरे को अगर उसको लिफ्ट करना है तो उसके वेट को मेरे को ओवरकम करना पड़ेगा। तो उस केस में जो उसका वेट होगा वो हो जाएगा आपका रेजिस्टिव फोर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोड, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है सर। तो मशीन कैन बी यूज फॉर ओवरकमिंग अ लार्ज रेसिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं, बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। मतलब कि आप कम एफर्ट लगा के मशीन के थ्रू आप ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपका हुआ मशीन का फायदा, कि ज्यादा लोड लिफ्ट करने के लिए आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये मशीन ऐसे मेरे को एक तरीके से बेनिफिट करता है, ठीक है। चलिए, इसमें और आगे हमने क्या लिखा है बढ़ते हैं। इन दिस केस मशीन इज सेड टू बी फोर्स मल्टीप्लायर। अब देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट बात हो गया कि ऐसा केस, मतलब कि जहां मशीन कुछ ऐसा कर रहा होगा जहां पे मेरे को ज्यादा लोड लिफ्ट करने के लिए मेरे को कम एफर्ट अप्लाई करना पड़े। अच्छा, व्हाट इज एफर्ट, क्या होता है? हम जो फोर्स लगाते हैं किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए, या किसी भी, बोलिए, रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्ट। तो अगर ज्यादा लोड को ओवरकम करने के लिए हमने कम एफर्ट लगाया है थ्रू अ मशीन, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। पक्का? हाँ सर, बिल्कुल। और इसका जो बेसिक एग्जांपल वो आपका हैमर हो जाएगा, आपका जो नट क्रैकर जो होता है, और पुल्ली भी जो होता है वो आपका करता है, यूज करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, कि आप कम एफर्ट लगा के आप ज्यादा, बोलिए, आप ज्यादा रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकते हो। समझ में आया ना सबको? हाँ सर, समझ में आया। अब देखते हैं कि सेकेंड तरीका कि मेरा और मशीन किस तरीके से मेरे को हेल्प कर सकता है। तो देखिए, जो सेकेंड वे क्या है कि मशीन कैन बी ऑल्सो यूज फॉर गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आपने जो जिस पॉइंट पे एफर्ट लगाया है, तो आपका मूवमेंट ऑफ एफर्ट कम हुआ है, लेकिन आपका मूवमेंट ऑफ लोड ज्यादा हो गया है। देखिए, पहले केस में क्या था कि हमने फोर्स कम लगाया था, हमने कम फोर्स लगा के हमने ज्यादा लोड को ओवरकम किया था, तब आपका हो गया था फोर्स मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जिस पॉइंट पे एफर्ट अप्लाई किया है उस पॉइंट का शिफ्टिंग कम होगा, लेकिन जो लोड था ना उस लोड का शिफ्टिंग हो जाएगा ज्यादा। तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि मेरा मशीन इज एक्टिंग एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं उसको? मशीन इज एक्टिंग एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। और इसका बेसिक एग्जांपल आपका होता है सीजर्स। आप जो घर में
कपड़ा कट करने के लिए जो आप सीजर्स यूज करते हो, तो आप ध्यान देना क्या होता है कि आप जहां पे आपका 2 फिंगर होता है, आपका जहां पे क्या होता है 2 फिंगर होता है ना, वो आपका कपड़ा पे काफी कम करता है मूव, लेकिन जो आपका जो कपड़ा जो कटता है ना, वो काफी ज्यादा दूर का कट जाता है। आप लोग ये एक बार ध्यान देना कि आपका जो मूवमेंट ऑफ हैंड होता है ना, वो होता है, या जो मूवमेंट ऑफ फिंगर होता है वो होता है लेस देन जितने दूर का कपड़ा कट होता है। मतलब कि वहां पे जो आपका एफर्ट जो था, क्या हुआ है, जो आपका एफर्ट था वो आपका कम शिफ्ट हुआ है, कम मूव किया है, लेकिन जो आपका लोड जो था, जो मेरा जो सीजर जो था, जो कपड़ा पे मूव किया है, वो आपका ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। उसका एक और आपका एग्जांपल है नाइफ। आप जो घर में सब्जी काटते हो, तो वहां भी क्या होता है कि आप जब सब्जी कट करते हो, तो आपका जो हैंड होता है ना, वो हैंड काफी कम ही शिफ्ट करता है, लेकिन आपका जो 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 आपका ब्लेड जो होता है नाइफ का, वो काफी दूर तक शिफ्ट कर जाता है। तो वहां पे आपका मशीन करता है एक एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और भी देखते हैं क्या और भी किसी तरीके से मेरा मशीन मेरे को हेल्प कर सकता है। तो हाँ, और भी तरीका है। देखिए नेक्स्ट क्या है तरीका कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे मशीन ना तो करता है एक एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ना तो करता है एक एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो फिर सर हम लोग मशीन क्यों यूज करेंगे? तो सुनो क्यों यूज करते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग मशीन का यूज करते हैं जस्ट टू अप्लाई एफर्ट इन अ कन्वीनियंट वे या इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई होगी, कुछ कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा आपको। मैंने देखो क्या बोला कि थर्ड मेरा कौन सा हम लोग किस वे में मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं, मशीन को यूज कर सकते हैं। पहला दो सबको हुआ क्लियर ना, फोर्स मल्टीप्लायर स्पीड मल्टीप्लायर। हमने थर्ड वे में क्या बोला कि ना तो फोर्स मल्टीप्लायर ना तो स्पीड मल्टीप्लायर। तो अब सवाल उठता है तो फिर हमने मशीन का है यूज किया सर, वो तो फालतू हो गया। नहीं, फालतू नहीं हुआ है। देखो कैसे, अब हम लोग मशीन को यूज करेंगे थर्ड वे में ना, ताकि हम एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में, एक अच्छे डायरेक्शन में अप्लाई कर सकें। देखिए ये आपका कहाँ यूज होता है। सबने गांव में ऐसा देखा होगा कि जब हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, जब हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, तो हम लोग उस कुएं से पानी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या होता है तरीका कि हमने जस्ट एक रोप में एक बाल्टी को लगाया और उस बाल्टी को डाल के पानी खींच लिया। और एक सेकेंड तरीका जो होगा, जो आपने, या तो आप अगर गांव में रहे होगे तो आपने देखा होगा, या आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि क्या होता है कि जब गांव से वो लोग कुआं से पानी निकलता है, वो लोग एक पुली का यूज करता है। सबने देखा है ना, वो लोग एक पुली का यूज करता है। मतलब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर बिना पुली का पानी खींचोगे ना कुएं से, तो फिर उसमें आपको तकलीफ होता है, वो तरीका आपका सही नहीं होता है, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन वही आप अगर एक पुली का यूज करते हो, जो कि मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम में शो किया है कि ये आपका रहा बाल्टी जिसमें पानी था, और इधर हमने फोर्स इस आर्म पे लगा रहे हैं, सेकेंड आर्म पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होता है ना कि जितना लोड होता है आपको एफर्ट उतना ही लगाना पड़ता है, मतलब आपको कम फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन इस केस में आप क्या हुआ कि आपने पुली का यूज करके जो एफर्ट था ना, उस एफर्ट को आपने एक अच्छे डायरेक्शन में अप्लाई कर लिया है। मतलब जब उस पुली के थ्रू आप जब एफर्ट करते हो अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होता है, आप ज्यादा सेफ रहते हो। तो यहाँ पे मेरा मशीन कैसा कर रहा है यूज, टू अप्लाई एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। हम लोग ये जो हमने आपको यहाँ पे बताया ना अभी, जो पुली वाला एग्जांपल, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम लोग पुली पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लो कि मशीन मेरा कैसे, इन तरीके में हम लोग मशीन मेरे को फायदा पहुंचाता है। सबको आया समझ में ना, अच्छी बात है। तो यहाँ हमने सीखा कि मशीन मेरे को कैसे हेल्प करता है। अब अगर मेरे को मशीन चैप्टर स्टडी करना है, तो मेरे को कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए, मेरे को कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए, और ये टर्म्स सिर्फ इसी चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो टर्म्स देखते हैं, क्या क्या टर्म्स वो हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं चर्चा ऑन टेक्निकल टर्म्स। तो सबसे पहले मेरा लोड है। लोड क्या होता है कि मैं अब इसका डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहा हूं। लोड होता है कि द रेसिस्टिव फोर्स विच इज ओवरकम बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। ये हमने पहले आपको बताया भी था कि ऐसा रेसिस्टिव फोर्स जिसको मेरे को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसको मेरे को खत्म करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोड। इसको हम लोग इस चैप्टर में कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ये जस्ट एक फोर्स होता है, तो इसका यूनिट होगा या तो न्यूटन, या तो केजीएफ, या फिर ग्राम फोर्स। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका होता है एफर्ट। एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन या बाय अ
बोलिए कि एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन टू ओवरकम द लोड। मतलब ये भी एक फोर्स ही होता है। हम जो अब ये होता है हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं लोड को ओवरकम करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट। इसका यूनिट फिर से आपका हो जाएगा न्यूटन या फिर केजीएफ या फिर ग्राम फोर्स। पक्की बात है ना। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स और आते हैं, बस आप लोग सुन लीजिए। लोड पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे हम लोग लोड को हैंग करते हैं या जिस पॉइंट पे लोड एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोड पॉइंट। एफर्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। तो इसमें कोई लिखने वाली कोई भी बात नहीं है, आप लोग बस इसको ध्यान में रखना। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट कहानी जो आ रहा है सबसे पहले वो आपका है मैकेनिकल एडवांटेज। इस पे आप दे दो स्टार मार्क। मैकेनिकल एडवांटेज को मैं शॉर्ट में कैपिटल एम और ए लिखूंगा एक साथ, ए में, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, ये होता है द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द लोड बाय एफर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इस चैप्टर के लिए। क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द लोड बाय एफर्ट। सब लोग बोलो जल्दी से, लोड बाय एफर्ट। अब मैं आपसे अगर इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूं तो इसका यूनिट पूछूंगा आपसे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, तो लोड भी होता है फोर्स और एफर्ट भी होता है फोर्स। तो ये है रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी डिमेंशन नहीं होगा, जस्ट ये नंबर होता है 1 2 5 कुछ ऐसा एक नंबर होता है। सबको समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल। तो ए में हैज नो यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन। अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज्यादा है किसी मशीन का, मतलब कि उसका लोड क्या होगा, उसका लोड होगा एफर्ट से ज्यादा। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो आप कि आपको लोड को लिफ्ट करने के लिए आपको कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि मशीन इज एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये बातें अब आप लोग याद रखना। If MA of machine is more than 1, then machine is acting as a force multiplier. If MA is less than 1, if MA is less than 1, मतलब इस केस में आपका लोड इज लेस देन एफर्ट, मतलब कि आपको लोड को लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब कि इस केस में मेरा मशीन तो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका जो मशीन होता है वो होता है यूज एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। पक्की बात ना। ओके सर, हाँ सर, बहुत अच्छे। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तब मशीन आपका नाइदर कर रहा है यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर नॉर एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। मतलब कि ना तो वो है फोर्स मल्टीप्लायर और ना ही वो है स्पीड मल्टीप्लायर। और इस केस में आपका लोड और एफर्ट हो जाएगा इक्वल। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना कि मशीन कब कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर, कब कहेंगे स्पीड मल्टीप्लायर और कब कहेंगे नाइदर फोर्स नॉर स्पीड मल्टीप्लायर, अगर मेरे को मैकेनिकल एडवांटेज पता हो तो। और हम यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज मेरे को फाइंड करना हो तो हम लोग लोड बाय एफर्ट से फाइंड कर सकते हैं। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? क्या सबको मेरी बातें समझ में? जल्दी से बताओ। चलो इस पे एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बहुत ही सिंपल सा। टू overcome a load of 50 kgf, a force of 10 kgf is applied, find its mechanical advantage। बोलिए यहाँ पे लोड कितना है सर? लोड है 50 kgf। यहाँ पे कितना है एफर्ट सर? एफर्ट है 10 kgf। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाई एफर्ट। मतलब सर 50 kgf बाई 10 kgf, मतलब सर 5 आने वाला है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 5। तो ये मशीन कैसा एक्ट कर रहा होगा? तो सर यहाँ पे MA 1 से ज्यादा है, मतलब कि मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बोलो सब लोग जल्दी से बोलो। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे मशीन मेरा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज कर रहा है। नहीं बोलोगे तुम लोग? जल्दी बोलो। हाँ सर। चलिए ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन। what is effort required to lift a load of 60 kgf if mechanical advantage is equal to 4। इस क्वेश्चन में मेरे को मैकेनिकल एडवांटेज ही दिया रहे, मेरे से पूछा है एफर्ट पूछा है, तो क्या हम लोग MA इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट यूज नहीं कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। हमको लोड पता है, MA पता है, एफर्ट पूछा है, तो बोलिए क्या होगा? एफर्ट इज इक्वल टू लोड बाई MA। लोड कितना है बोलो? 60 kgf। और MA कितना है? 4। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 15 kgf। मतलब कि हमको इस केस में इस लोड को लिफ्ट करने के लिए मेरे को 15 kgf का एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया? देखो ये सब बेसिक बातें हैं और मशीन चैप्टर से क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान आता है। मैं तो अगर बोलूँ तो आपके इस पूरे सिलेबस का ये सबसे आसान चैप्टर मैं इसको बोल सकता हूँ। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखना, आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना।
चलो, तो मैंने सबसे पहला टेक्निकल टर्म क्या सीखा, ऐसे हमने तो सीखा 3 ठो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, मैकेनिकल एडवांटेज, और वो आपका आ गया है लोड बाई एफर्ट। क्या आया है, लोड बाई एफर्ट। देखो ये जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट, ये आपका पूरे चैप्टर के लिए वैलिड है, ये आपका पूरे चैप्टर के लिए वैलिड है, मतलब कि फॉर फुल चैप्टर। सर आप ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि आपको इस चैप्टर में आगे जाके लीवर भी पढ़ना है और पुली भी पढ़ना है। मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट आप लीवर के लिए भी यूज कर सकते हो और आप पुली के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी टर्म पढ़ेंगे वो आपका पूरे चैप्टर के लिए यूज आएगा, लीवर के लिए भी पुली के लिए भी। सबको याद रहा ना, बिल्कुल सर, तो जल्दी से इसको अपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। अब चलो आते हैं नेक्स्ट टर्म। देखो तो अपना 4th नंबर पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो, इसको मैं शॉर्ट में वीआर लिखूंगा, कैपिटल वी और कैपिटल आर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है तो आप इस पे दे दो स्टार मार्क। अब मैंने इसको डिफाइन किया है, वेलोसिटी रेशियो आपका होता है कि द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट पॉइंट टू द रेशियो ऑफ ऐसे लिखो सिंपल सा कि velocity ratio of a machine is equal to the ratio of velocity of the effort point to the velocity of load। सिंपल सा बात है, velocity ratio is equal to velocity of effort divided by velocity of load। देखो लास्ट केस में हमने फाइंड किया था मैकेनिकल एडवांटेज, तो वहां पे ऊपर लोड था नीचे एफर्ट था, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है नीचे वेलोसिटी ऑफ लोड है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पक्का ना। एमए में ऊपर लोड नीचे एफर्ट, वीआर में ऊपर एफर्ट नीचे लोड, याद रहेगा सबको, हाँ सर बिल्कुल। देखिए वेलोसिटी रेशियो का एक और डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, लेकिन इन सेम टाइम, पक्का ना। तो आइदर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, या आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, लेकिन इन सेम टाइम। पक्की बात है, हाँ सर बिल्कुल, अच्छी बात है। अब चलिए इसके हम लोग थोड़ा सा और करते हैं चर्चा। तो हम जब इसमें चर्चा में आगे बढ़े तो देखिए हमने लिखा है कि इफ वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, मतलब अगर किसी मशीन का वेलोसिटी रेशियो 1 से कम है तब वो मशीन करता है स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1 देन मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इज वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1 देन मशीन इज एक्टिंग एज स्पीड मल्टीप्लायर। क्योंकि अगर वीआर 1 से कम होगा तभी क्या होगा कि लोड विल मूव फास्टर देन द एफर्ट। समझ में आया ना। तो ये जस्ट उल्टा है ऑफ एम ए, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, जस्ट उल्टा ऑफ एम ए। एम ए अगर 1 से ज्यादा तो फोर्स मल्टीप्लायर, वीआर अगर 1 से कम तो स्पीड मल्टीप्लायर, और बाकी सब वैसे ही चलेगा। इफ वीआर इज मोर देन 1 देन मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ एम ए इज मोर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर, इफ एम ए इज लेस देन 1 स्पीड मल्टीप्लायर, if VR is less than 1 force multiplier, if VR is more than 1, सॉरी एक मिनट मेरे से कुछ हो गया, मेरे से गलती हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ MA is more than 1 force multiplier, if MA is less than 1 speed multiplier, if VR is more than 1 फिर से force multiplier, if VR is less than 1 speed multiplier। समझ में आया ना, पक्की बात है सर। और एम ए या वी आर इक्वल टू 1 हो जाए तो नाइदर स्पीड नॉर फोर्स। तो एक बार यहां से देख लेना कि वी आर और एम ए में जो आपका टर्म आ रहा है थोड़ा सा जस्ट डिफरेंट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, पक्की बात है ना। अब चलिए नेक्स्ट बात देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अ मशीन कैन आइदर एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर और एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, इट कैन नॉट एक्ट एज बोथ साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि किसी समय पे मशीन या तो करेगा एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर या तो करेगा एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आया ना। ओके सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि या तो उसका एम ए हो सकता है 1 से ज्यादा या तो उसका एम ए हो सकता है 1 से कम। तो अगर एम ए 1 से ज्यादा हुआ है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर है और तब वो पक्का कर रहा है एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, पक्का ना, बोलिए सब लोग। अगर उसका एम ए 1 से कम है तब वो कर रहा है एक कैसा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, पक्का। उस केस में उसका क्या होगा, उस केस में उसका वीआर भी 1 से कम होगा। समझ में आया सबको ना। तो अगर मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर तो एम ए इज मोर देन 1 वीआर इज ऑल्सो मोर देन 1। इफ मशीन इज एक्टिंग एज अ स्पीड मल्टीप्लायर तो एम ए इज लेस देन 1 वीआर इज ऑल्सो लेस देन 1। सबको समझ में आएगा, सब लोग इसको याद रखेंगे ना। अगर एम ए 1 है और वीआर 1 है तब नाइदर स्पीड नॉर फोर्स, पक्की बात है। चलिए
अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन, अगर आपको क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिकल मशीन मेंशन नहीं किया है या आपके क्वेश्चन ने मेंशन किया है आइडियल मशीन, तो उस मशीन के लिए हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि उस मशीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, उस मशीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। तो फॉर आइडियल मशीन जितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही होता है वेलोसिटी रेशियो, ओनली फॉर आइडियल मशीन, नॉट फॉर प्रैक्टिकल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर आइडियल मशीन जितना होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका होता है वेलोसिटी रेशियो। मतलब कि अगर आपके पास एक आइडियल मशीन है और उसका MA 2 है तो उसका VR भी 2 होगा, उसका MA 2 है तो उसका VR भी 2 होगा। अगर प्रैक्टिकल मशीन है, अगर प्रैक्टिकल मशीन है तब उसका MA VR के इक्वल नहीं होता है। तो मैं वही फिर से लिखने जा रहा हूँ, इस बात को आप लोग याद रखना कि फॉर प्रैक्टिकल मशीन, फॉर प्रैक्टिकल मशीन MA इज नॉट इक्वल टू VR, MA इज नॉट इक्वल टू VR। किसके लिए? फॉर प्रैक्टिकल मशीन, मतलब कि अगर किसी मशीन के लिए, अगर किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए MA 2 है तो उसका VR पक्का 2 नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर इक्वल नहीं हुआ तो कौन ज्यादा होगा, उठता है सवाल ना। तो सुनिए, फॉर प्रैक्टिकल मशीन, फॉर प्रैक्टिकल मशीन MA इज लेस देन VR, MA इज लेस देन VR। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक प्रैक्टिकल मशीन है जिसका वेलोसिटी रेशियो 2 था तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज पक्का 2 से कम आने वाला है। अगर वो आइडियल होगा तो उसका VR 2 तो उसका MA भी 2। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर प्रैक्टिकल मशीन MA इज ऑलवेज लेस देन VR। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? मतलब कि आपका जो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज है वो सिचुएशन के अनुसार चेंज करेगा कि आपका मशीन आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। लेकिन जो मशीन का वेलोसिटी रेशियो होता है ना वो ओनली मशीन के डिजाइन पे डिपेंड करता है। मतलब कि आपका मशीन भले ही प्रैक्टिकल हो या फिर आइडियल हो, आपको उसका VR चेंज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि तो मैंने लिखा यहाँ पे कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ गिवन मशीन, मतलब कि फॉर अ पर्टिकुलर मशीन के लिए, फॉर अ गिवन मशीन डज नॉट चेंज विथ सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन डिजाइन ऑफ मशीन। पक्का ना? मतलब कि आपके पास अगर एक आइडियल मशीन है तो उसका अगर VR 2 है तो उसका MA भी 2 होगा, क्योंकि फॉर आइडियल मशीन MA इज इक्वल टू VR। लेकिन अब आपको अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ये मशीन मेरा प्रैक्टिकल है तो उसका VR 2 ही रह जाएगा। उसका VR क्या हो जाएगा? VR चेंज नहीं करेगा। VR अगर आइडियल केस में 2 था तो प्रैक्टिकल केस में भी उसका VR 2 ही आएगा, लेकिन उसका MA जो आएगा वो 2 से कम हो जाएगा। मतलब कि फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशन MA इज लेस देन VR, क्योंकि आपका अगर जैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा तो फिर आपको ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है, तो आपका MA डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया मेरा बात ना? फॉर आइडियल मशीन MA इज इक्वल टू VR, फॉर प्रैक्टिकल मशीन MA इज लेस देन VR, VR डज नॉट चेंज। ये आप लोग बातें याद रखना, पक्का ना? तो हमने क्या बात कर लिया? हमने बात कर लिया MA का, हमने बात कर लिया VR का, और हमने देख लिया कि MA और VR के टर्म में कब हम लोग बोलेंगे कि मशीन करेगा एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर। चलिए अब हम लोग कुछ और भी बातें करते हैं। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ मशीन। देखो तो जब भी हम लोग मशीन के बारे में स्टडी करते हैं ना तो ये पता करना मेरे को बहुत ही जरूरी है कि उस मशीन का इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि आप जो इसको इनपुट दे रहे हो एनर्जी, तो आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। समझ में आया ना? ये आपका होता है टर्म इफिशियंसी का। तो मशीन का जितना ज्यादा होता है इफिशियंसी, मशीन आपका उतना अच्छा होता है। समझ में आया ना? मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया, ये हुआ मेरा इनपुट, ये हुआ मेरा वर्क इनपुट। लेकिन आपने एग्जाम में कितने अच्छे से लिख के आप आए, वो आपका हुआ वर्क आउटपुट। समझ में आया ना? तो वहां से आपका, तो आपने एग्जाम में कितना अच्छा लिख के आए हो वहां से पता चलेगा कि आपका इफिशियंसी कितना है। आप मशीन हो, ठीक है? तो इसलिए जब भी अपने को मशीन के बारे में स्टडी करना होता है तो मेरे को उसका इफिशियंसी पता करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए क्या होता है इफिशियंसी। इसको पहले तो हम लोग शो करते हैं, ये आपका एक सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईटा, ईटा, ठीक है ना? इसको हम लोग पढ़ते हैं ईटा, इसको शो करते हैं ईटा से। और ये होता है आपका इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। दिस इज द इफिशियंसी, मतलब आप कितना लिख के आए हो डिवाइडेड बाई हम कितना आपको पढ़ाए थे। समझ में आया ना? और आपसे अगर परसेंटेज पूछे इफिशियंसी तो बस इसमें वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट में 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज में इफिशियंसी। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल।
अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट होता है कि लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देखिए ये जो आपका वर्क आउटपुट है ये होता क्या है, ये एक्चुअली होता है कि मशीन ने कितना वर्क डन किया। तो वो क्या करेगा, वो करेगा वर्क डन ऑन लोड ना, मशीन करेगा वर्क डन ऑन लोड। तो इसलिए मैंने लिखा कि वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको मैंने लिखा है शॉर्ट में एल इंटू डी एल। पक्का? ओके सर, बहुत अच्छी बात है। अब आइए वर्क इनपुट, ये क्या हुआ कि हमने मशीन पे कितना वर्क किया या मशीन में कितना एनर्जी सप्लाई किया गया है या एफर्ट के चलते कितना उस मशीन को इनपुट वर्क डन दिया गया है, यही ना। तो ये आपका होता है वर्क इनपुट। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म, और इसको मैंने ई इंटू डी लिख दिया है। डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ या हाँ एफर्ट पॉइंट। पक्की बात है ना सर? हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए तो अब हम लोग फाइंड करते हैं इफिशियंसी। तो बोलो था क्या, वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट। तो लिखो एल इंटू डी एल डिवाइडेड बाई ई इंटू डी। पक्का आएगा ना? हाँ सर आएगा। देखो तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको एल बाई ई और इनटू इसको 1 डिवाइडेड बाई यहां से डी ई बाई डी एल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सब लोग इसको एक बार देखो इस, हाँ सर बिल्कुल इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं बोलूँ तो इसको देखो ऐसा, और एल बाई ई डिवाइडेड बाई डी ई बाई डी एल, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सर आपके आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड इन सेम टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी रेशियो। हो मतलब कि देखिए क्या आया कि इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। इसीलिए हम लोग वहां पे एम ए और वी आर पढ़ रहे थे। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल, एम ए बाई वी आर। अब मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज इफिशियंसी के बारे में आप कुछ बात करो तो क्या होगा, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम ए बाई वी आर और इंटू 100। तो यहां से आपको मिल जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी। सब लोग बोलो हाँ सर बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया। देखिए तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर क्वेश्चन में लगभग ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। पुली वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही आएगा, हर क्वेश्चन में ही आएगा। लीवर वाले में नहीं आता है, कम आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका है इफिशियंसी वाला, पुली वाले हर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और इस पे चर्चा करते हैं। देखिए तो ये जो हमको फॉर्मूला मिला है ईटा इक्वल टू एम ए बाई वी आर, या इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं। और देखिए क्या, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो आपको अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि डिराइव बोलिए रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो आप यही काम करना। समझ में आया ना सबको? हाँ सर बिल्कुल। चलिए इसमें हम लोग कुछ और भी बातें करते हैं। तो देखिए और बातें हम क्या करने जा रहे हैं, ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर आइडियल मशीन, अच्छा एक बात और, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि जो भी आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे वो आपका पूरे चैप्टर के लिए आएगा, लीवर के लिए भी और पुली के लिए। तो ये जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है आपका लीवर पुली दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना? ओके सर, हमने अभी जस्ट क्या सीखा है कि फॉर आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, हमने अभी जस्ट सीखा है ना? हाँ सर, मतलब कि फॉर आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम आने वाला है, मतलब कि उसका कितना आएगा, उसका इफिशियंसी आने वाला है 1। कितना आने वाला है? आइडियल मशीन का इफिशियंसी आता है 1, या आप अगर परसेंटेज में बात करो तो इफिशियंसी ऑफ आइडियल मशीन इज 1 इंटू 100%, मतलब कितना आएगा 100%। इफिशियंसी ऑफ आइडियल मशीन इज 100%, लेकिन ये ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल मशीन का, तो उसका इफिशियंसी ना तो 1 होता है और ना ही 100% होता है। अच्छा एक बात और, किसी भी मशीन का मैक्सिमम इफिशियंसी 1 आता है, ठीक है ना? तो आपका अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इफिशियंसी 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझना आपने कुछ गलती किया है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कैन बी 1 और 100%। अगर आपका इफिशियंसी मशीन का 1 है तो आप उसको बोल सकते हो 100%, अगर 0.2 है तो आप उसको बोल सकते हो 20%, अगर 0.5 है तो आप उसको बोल सकते हो 50%। समझ में आया ना? तो ये आप लोग बात याद रखना।
और किसी भी मशीन का 1 से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं आता है या 100% से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं आता है। पक्का? तो ये हुआ फॉर आइडियल मशीन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मशीन का। तो फॉर प्रैक्टिकल मशीन हमने क्या सीखा है सर कि MA इज लेस देन VR, MA इज लेस देन VR। तो अगर MA लेस देन VR है इसका मतलब क्या कि इफिशियंसी ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इज लेस देन 1 आएगा ना। इफिशियंसी ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इज लेस देन 1। और आप बोल सकते हो कि परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%। तो यही हमने बोला कि आपका मैक्सिमम हो सकता है 1 या फिर 100, बाकी उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। आपका अगर मशीन प्रैक्टिकल है तो 1 से कम आएगा इफिशियंसी और परसेंटेज में 100% से कम आएगा। सबको ये बातें समझ में आई ना। तो आज ही हमने थ्योरी पार्ट कर लिया, ये हमने मशीन लेक्चर पे हमने अपना कंसेप्ट बिल्ड किया है। अब इस पे हम लोग पढ़ने जाएंगे लीवर और पुली। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग एक बार ये पक्के से देख के आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से आपका इन सारे बातों का आपका जरूरी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीवर। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो टाटा बाय। अच्छा, इससे पहले चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है। फॉर द पीस ऑफ आवर सोल इस पे एक क्वेश्चन आज एक कर लेते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तुम लोग इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन इस पे कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। चलो, तो हमने एक क्वेश्चन ले ही लिया है। क्वेश्चन क्या है कि टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 60 kgf एफर्ट ऑफ 40 kgf इज रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप, फाइंड इफिशियंसी। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन की वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। आपको क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसको रीड करके एक बार दो बार रीड करना और लिखना कि क्या क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हमको लोड दिया है, लोड कितना दिया है बोलिए। लोड दिया है 40 kgf। एफर्ट कितना दिया है, सॉरी लोड कितना है, लोड आपको 60 है ना, लोड दिया है 60 kgf। एफर्ट कितना है, एफर्ट है 40 kgf और वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है 2। हमको फाइंड करना है इफिशियंसी। तो क्या होता है, सबको पता है ना, MA बाई VR। अब ध्यान से देखो, तो मेरे को VR पता है, मेरे को MA नहीं पता है, तो हमको MA फाइंड करना होगा। चलिए सर, हम लोग MA फाइंड करते हैं। तो होता क्या है MA, लोड बाई एफर्ट। हाँ सर, वेरी गुड। लोड कितना है 60 kgf, एफर्ट कितना है 40 kgf। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5। मतलब इस मशीन के लिए MA 1.5 है और VR है 2, तो इसका इफिशियंसी कितना आने वाला है बोलो, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यही ना, MA बाई VR। ये कितना आएगा बोलो, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। कितना आने वाला है, इफिशियंसी आपका आ गया है 0.75। और आप इसको बोल सकते हो इन परसेंटेज। परसेंटेज इफिशियंसी 0.75 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। तो ये आपका हो गया परसेंटेज इफिशियंसी। पक्का ना। तो इस मशीन का MA था 1.5, इस मशीन का इफिशियंसी आ गया 0.75 या फिर 75%। अब मैं पूछूं कि क्या ये मशीन आइडियल था, क्या ये मशीन आइडियल था, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये मशीन आइडियल नहीं है। मशीन आइडियल है कि नहीं उसका चेक करने का दो तरीका होता है। पहला क्या कि अगर उसका MA और VR सेम नहीं है तो वो आइडियल नहीं है। तो हमने देखा कि उसका VR 2 था, MA उसका 1.5 था, तो ये आइडियल नहीं है। और अगर ये आइडियल होता तो इसका इफिशियंसी 1 या फिर 100% होता, तो वो भी नहीं है। तो मेरा मशीन ये आइडियल नहीं है, मेरा मशीन क्या है, ये प्रैक्टिकल मशीन है। तो अब सबको समझ में आ गया ना कि इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम ये लेक्चर आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीवर। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय, टेक केयर। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ेंगे लीवर। ठीक है, चलो बाय।